हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर। इसमें हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, उसमें देखेंगे क्या क्या उनमें मेजर डिफरेंसेस हैं और बेसिक सा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी जो थी ये चाचा ने की थी, इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने जो है डीएनए की डिस्कवरी की थी। इन्होंने एक्चुअली डीएनए की डिस्कवरी ही की थी, पर लेकिन इन्होंने उनका नाम जो है वो न्यूक्लियन रखा था। इन्होंने उनका नाम, उस डीएनए का जो नाम है जिसको हम आज डीएनए जानते हैं, उसका नाम इन्होंने न्यूक्लियन रखा था। इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने यह भी बताया था कि इनका नाम, जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर। ठीक है, डीएनए जो है हमारा वो एसिडिक नेचर, हमारा नहीं मतलब डीएनए तो सब में ही होता है। अब डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ज्ञान दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या, किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसको रट्टा ही मारना है। तो अब देखो, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, जो बैक्टीरियोफेज, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उस पर आप बात करेंगे अभी। क्या होते हैं वो होते हैं 5, 3, 8, 6। इसको जुगाड़ है याद करने का, 5 और 3 हो गए 8 और लगा दिया छक्का और 6 हो गए, तो 5, 3, 8, 6। ठीक है, ये हो गए हमारे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें बैक्टीरियोफेज के। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज लैम्डा के में कितने बेस पेयर्स होते हैं, अब बेस पेयर्स क्या होते हैं भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें होते हैं 4, 8, 5, 0, 2। ठीक है, इस फिगर को याद करने का सिंपल सा तरीका है, 48 + 2 हो गए 50। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब हम बात करते हैं जो इकोलाई है, उसमें बेस पेयर्स होते हैं 4.6 × 10⁻⁶। ये तो इजी सा नंबर है। अगर हम बात करें ह्यूमन डीएनए में, तो जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसमें होता है 3.3 × 10⁻⁹। ये हैप्लॉइड कंटेंट है। अगर डिप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा डिप्लॉइड कंटेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की। सबसे पहले डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए को बनाने के लिए हमें क्या सामान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डीएनए को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक शुगर की। ये घर वाली शुगर नहीं है, नाइट्रोजिनस बेसिस की। ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। फॉस्फेट ग्रुप की। ये तीनों की जरूरत पड़ती है हमें डीएनए बनाने के लिए, और इनको लिंक करने के लिए कुछ बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस की हम बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस में हम देखते हैं सबसे पहले एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन जो है वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। अब जो प्यूरिन्स होते हैं ना वो डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग। ठीक है, डबल रिंग, ये देखो ये डबल रिंग है। और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो होते हैं सिंगल रिंग। तो जो प्यूरिन्स होते हैं जैसे एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, तो और ये हो गए, ये होते हैं डबल रिंग, और पिरिमिडिन्स होते हैं स्मॉल रिंग। सिंपल सी बात है। अब इनकी नंबरिंग देखो कैसे होती है, सिंपल सब याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर, पर लेकिन इसकी नंबरिंग का आइडिया होना चाहिए। इसकी जो नंबरिंग होती है ना वो यहां से होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस नंबरिंग का ध्यान रखना क्योंकि ये नंबरिंग काम की है। और इधर से जो नंबरिंग होती है हमें सिंपल 1 का याद रखना कि इसमें सबसे पहले नंबरिंग शुरू कहां से करते हैं। तो हम जब भी शुरू करेंगे इसकी नंबरिंग तो यहां से होती है 1 और 1। ठीक है, यहां से 1 चलता है, मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये 1 पे होता है। ठीक, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब जो प्यूरिन्स हैं वो हमेशा पिरिमिडिन से बाइंड करते हैं। जैसे जो हमारा एडेनिन है ये हमेशा बाइंड करेगा थाइमिन के साथ। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एप्पल है वो ट्री के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, ये जुगाड़ है। अब हम बात करते हैं जो अगला होता है हमारे डीएनए में, वो होता है ग्वानिन। वो बाइंड करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और वो बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हो कार और गैराज। ठीक है, तो ये आ गया, ये सब डीएनए में होता है। अब आरएनए में क्या होता है, ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो ये होते हैं। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में जो थाइमिन है ना उसकी जगह यूरेसिल हो जाता है, तो एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल। ठीक है, ये बस डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का। यूरेसिल जो है वो आरएनए में होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है, ये थाइमिन जो है वो डीएनए में होता है स्पेसिफिक, और जो हमारा यूरेसिल है वो आरएनए में होता है। अब हम बात करते हैं आगे शुगर्स की। तो शुगर जो है वो डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और जो आरएनए है उसमें राइबोस शुगर होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो
हमारा ये इसकी कार्बन है ना, सेकंड कार्बन पे जो OH है ना वो नहीं होगा, इस पे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं, OH नहीं होता, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूं, और इसमें 2 OH होते हैं। ये वाली शुगर, राइबोस शुगर जो है वो RNA में होती है, और ये जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये जो होती है हमारे DNA में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये क्या जहाज उठ रहे हैं, फास्फेट ग्रुप आ गया, सिंपल फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप होता है, ये RNA DNA में एक जैसा ही होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई साहब। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना, अगर हम नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को मिला दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इनको जो, अब हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर को हम जोड़ रहे हैं, अब इनको जोड़ने के लिए कुछ बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो कौन से बॉन्ड होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियोसाइड में बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं हम उसको। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, स्पेलिंग शायद गलत होगा, वो तुम देख लेना। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, जब ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4th और ये 5th। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन मैंने तुमको बताई थी कि ये 9th पोजीशन होती है। ठीक है, तो जब यहां से ये बॉन्ड मिलेगा तो ये इसको हम बोलते हैं 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जो है वो वाटर एलिमिनेशन होती है, पर इतना डिटेल में हमें नहीं दिया हुआ है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये 9th पोजीशन बताई थी ना मैंने, ये देखो ये रही 9th पोजीशन, कहाँ गई, ये 9th पोजीशन के साथ बाइंड करेगा, वो तब होगा जब प्यूरिन्स में होगा। अब जब पिरिमिडीन से बाइंड करेगा तो ये तो सिंगल रिंग है, तो उसमें 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे 1,9 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये वाली लिंकेज जो है ये प्यूरिन्स में होती है। अगर हम बात करें पिरिमिडीन्स की, पिरिमिडीन्स तो वो तो सिंगल ही रिंग है, तो उसमें नाइट्रोजन जब हम बनाते हैं इस तरह से तो वो इस तरह से ऐसे होता है ना, तो 1, तो उसकी लिंकेज जो है आगे दी भी है। पिरिमिडीन्स में जो है वो 1,1 लिंकेज होती है, 1,1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे हम बात करें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो है ये प्यूरिन है, प्यूरिन पिरामिडीन है, सॉरी पिरामिडीन। अब ये पिरामिडीन है तो ये सिंगल रिंग है, तो इसका जो नंबर है नंबरिंग करने के लिए यहीं से तरीका था, ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई ना, ये 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई। तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो होता है पिरामिडीन में, और जो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो होता है प्यूरिन्स में। 1,9 जो है वो हमारा होता है पिरामिडीन, सॉरी 1,9 जो है वो प्यूरिन्स में होता है, क्योंकि वो डबल रिंग है। और अगर हम बात करें 1,1 की तो वो होता है पिरामिडीन में, पिरामिडीन। ठीक है, तो ये आ गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहां से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हमारा तैयार हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं आगे कि हम न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली एनसीईआरटी में देखते हैं। अब हमें फास्फोरस ग्रुप जो है वो जोड़ना है, तो सबसे पहले यहीं पे देखो, ये जो हम देखते हैं ये वाला इस तरह से शुगर आई। ठीक है, ये आया 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम 5th कार्बन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप में जोड़ दिया, तो ये वाली बॉन्ड जो होती है ये होती है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर हम बात करें एक होती है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सी है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होती है अगर हम सिंपल सी एक ही जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो हम 5th कार्बन पे लगा दें, ठीक है, तो वो होगी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप, मैं तुम्हें दिखाता हूं एनसीईआरटी से अच्छे से, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5th कार्बन, OH ऑफ 5th कार्बन, ये देखो यहां पे OH होता है बेसिकली, तो H निकल गया ना, तो ये बॉन्ड बन गई। ठीक है, 5th कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, उसको हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलेंगे। ठीक है,
अब एक कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करता है, जैसे हम बात करें, देखो अगर हम बनाएं ये एडेनिन को एडेनिन बाइंड करेगा थाइमिन के साथ, ये आगे नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर होगी, शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसके साथ वाले को भी बाइंड करेगा, जैसे ये सी साइटोसिन के साथ आ गया ग्वानिन, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसके साथ आई शुगर और यहाँ पे फॉस्फेट इस तरह से इसको भी जोड़ रहा है, यहाँ पे शुगर भी आनी थी, यहाँ पे शुगर भी है। तो ये जो बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फेट है जो शुगर के साथ जुड़ रहा है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे ज्यादा क्लियर डायग्राम बनी हुई है, ये जो बॉन्ड है ये जो दो को जोड़ रहा है, ये जो 3 और 5 के बीच में बन रहा है ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये जो 5th कार्बन के साथ जुड़ रहा है ये वाला, सिर्फ ये वाला बॉन्ड, ये है हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर अब क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे, तो अगर हम बात करें एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ, ठीक है। थाइमिन ये आगे नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर, ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ हमने जोड़ा एक फास्फोरस, ठीक है, ये बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इसके साथ एक शुगर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ये बन गया डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब मैंने बताया था कि ये वाली बॉन्ड जो है जो सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट कर रही है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो सिर्फ शुगर के साथ जुड़ी हुई है इसको हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अगर हम इसको आगे भी जोड़ें, इसके साथ भी फास्फोरस होगा, इसके साथ भी एक फास्फोरस होगा, ये वाला फास्फोरस आगे वाले को कनेक्ट कर रहा है, एस इसमें जी आएगा, सॉरी ये ग्वानिन होगा ना, और ये साइटोसिन होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब फिर आएगा एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ शुगर फॉस्फेट, ठीक है। हम बात करें अगर नाइट्रोजनस बेस है कितने, 1 2 3 4 5 6 बेस हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो बोलता है कि कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इनको लिंक करेंगे, तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला होता है वो N-2 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसमें जो बॉन्ड लगेंगे वो होंगे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इनको लिंक करेंगे आपस में, ठीक है। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है ना, अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बात करें इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये पिच होती है ये वाली, ये पूरी जो बनी हुई है ये पिच है। तो अब हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, इसको हम बीटा डीएनए बोलते हैं। अब बीटा डीएनए में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिच का डिस्टेंस निकालना चाहें तो 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो 3.4 × 10, तो एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो यह आ जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में निकालना होगा तो 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये कॉमन फॉर्म है बीटा डीएनए की, तो इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौगाफ रूल की। तो चौगाफ रूल बड़ा ही सिंपल सा, उसने बोला था कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, जैसे एडेनिन और थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन। अब जो एडेनिन और ग्वानिन है ये क्या है, ये प्यूरिन है, और जो हमारा साइटोसिन है और जो हमारा थाइमिन है ये पिरिमिडीन है। तो इनकी जो अमाउंट है वो सेम रहती है। दरअसल क्या होता है कि वो बोलता है कि अगर प्यूरिन की जो कंसेंट अमाउंट है 50% है, ऐसा एग्जांपल के साथ, तो पिरिमिडीन जो है वो भी 50% है, ठीक है। थोड़ी रेशो वेरी कर सकती है पर लेकिन एडेनिन और ग्वानिन की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। तो इसमें एडेनिन भी 25% होगा, ग्वानिन भी 25% होगा, और अगर साइटोसिन की बात करें वो भी 25, और थाइमिन की बात करें वो भी 25। अगर ऐसे बोल दे कि जो एडेनिन है वो देके रखा है 33%, तो बताओ साइटोसिन जो है वो कितना होगा, ठीक है। एडेनिन की बात करें तो एडेनिन 33% है, तो ग्वानिन भी सेम ही होगा, ग्वानिन भी 33%, तो टोटल कितना हो गया 66। अब बचा कितना, 100 में से 66 माइनस करो, 66 माइनस किया 44 का आधा कर दो 22, और अगर हम बात करें थाइमिन तो वो भी 22% ही होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।